लेक्चर में हम लोग तर्कशास्त्र के आगमन के प्रकार की चर्चा करेंगे। आगमन के प्रकारों को दो भागों में बांटा गया है, उचित आगमन और अनुचित आगमन। उचित आगमन को आगे चलकर तीन भागों में बांटा गया है, वैज्ञानिक आगमन, साधारण गणना आगमन और उपमान। अनुचित आगमन को भी तीन भागों में बांटा गया है, पूर्ण गणना आगमन, तर्क समता आगमन और तथ्य संकलन। उचित आगमन। उचित आगमन आगमन के प्रकार हैं जिनको उचित समझा गया है। कुछ आगमनों को उचित कहना इसलिए उचित है आगमन कहना इसलिए उचित है क्योंकि इनमें आगमन की कुछ न कुछ विशेषताएं उपस्थित हैं। उचित आगमन तीन प्रकार के होते हैं, वैज्ञानिक आगमन, साधारण गणना आगमन और उपमान। सबसे पहले हम लोग वैज्ञानिक आगमन क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। वैज्ञानिक आगमन उचित आगमन का एक प्रकार है। इसको वैज्ञानिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका प्रयोग वैज्ञानिक क्षेत्र में होता है। विज्ञान अपने क्षेत्र में अपने विषय वस्तु के बारे में अनुसंधान करते हैं और ज्ञान प्राप्त करते हैं। कुछ बातों या नियमों को सच्चा सिद्ध करते हैं। ज्ञान प्राप्त करने और सच्चाई सिद्ध करने की इस वैज्ञानिक विधि को वैज्ञानिक आगमन कहते हैं। इसमें आगमन के सभी बढ़िया गुण और विशेषताएं उपस्थित हैं। इसलिए ये विधि वह आगमन है जो आगमन को होना चाहिए। वैज्ञानिक आगमन को आदर्श आगमन भी कहते हैं। दूसरे सभी आगमन इसके पीछे आते हैं, सबसे ऊपर इनको रखा जाता है। अब प्रश्न उठता है कि वैज्ञानिक विधि क्या है, विज्ञान में ज्ञान कैसे प्राप्त किया जाता है और उसको कैसे सिद्ध किया जाता है। वैज्ञानिक विधि में निम्नलिखित स्तर आते हैं जो एक के बाद दूसरे होते हैं। नंबर पहला निरीक्षण, नंबर दूसरा परिकल्पना, नंबर तीसरा सामान्यीकरण, नंबर चौथा व्याख्या। अब हम इनकी अलग अलग से चर्चा करेंगे। निरीक्षण। तथ्यों का निरीक्षण करना आगमन की सबसे पहली विशेषता है क्योंकि यही सभी ज्ञान का स्रोत है। निरीक्षण नियमित ढंग से प्रत्यक्षीकरण करने की ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ज्ञान प्राप्ति के उद्देश्य से किसी विशेष घटना को विशेष परिस्थितियों में देखा जाता है। निरीक्षण में दो प्रकार की कार्रवाई की जाती है, विश्लेषण और निराश। प्रत्येक घटना संयुक्त होती है क्योंकि उसमें अनेक स्थितियां मिली जुली रहती हैं जिनको अलग अलग करना आसान नहीं होता। इस कारण इसका विश्लेषण किया जाता है, अर्थात उस घटना को उसकी सरल स्थितियों में बांटा जाता है। जब स्थिति अलग अलग हो जाती है तो उस घटना की अधिक समझ आती है। यह विश्लेषण की प्रक्रिया उस घटना का कारण ढूंढने में सहायता देती है। जैसे एक दुर्घटना में ट्रक व कार की टक्कर हो जाती है तो इसमें ट्रक व कार की दिशा, गति, इंजन की दशा, चालक की मानसिक अवस्था व प्रशिक्षण इत्यादि स्थितियों को अलग करना इसका विश्लेषण होगा। निराश की कार्रवाई का अर्थ है घटना में से उन स्थितियों को धीरे धीरे बाहर निकालना जो आवश्यक नहीं होती, जो व्यर्थ में घटना की समझ में रुकावट डालती हैं। यह निराश विश्लेषण के बाद किया जाता है। एक एक करके जब अनावश्यक स्थिति बाहर निकल जाती है तो शेष केवल आवश्यक स्थितियां ही बची रहती हैं जो घटना का कारण समझी जाती हैं क्योंकि उनमें से किसी को बाहर निकालने से घटना नहीं होती। इस प्रकार निरीक्षण की यह कार्रवाई दो स्तरों पर पूर्ण हो जाती है। अब हम परिकल्पना की चर्चा करेंगे। परिकल्पना किसी घटना का कल्पित कारण है। ये कल्पित कारण उस समय उस घटना की व्याख्या कर सकता है, परंतु एक घटना की ऐसे अनेक कल्पित कारण व्याख्या कर सकते हैं
वे सभी परिकल्पनाएं हैं, जैसे व्यक्ति 18,000 फीट पर जाकर बेहोश हो जाता है। हम हमारे मन में नीचे लिखे विचार इसके कारणों के बारे में आते हैं। नंबर पहला, सर्दी के कारण बेहोश होता है। दूसरा, डर से बेहोश होता है। तीसरा, हवा के कम दबाव से बेहोश होता है। चौथा, ऑक्सीजन की कमी से बेहोश होता है। अब क्योंकि ये सभी विचार अलग-अलग व्याख्या देते हैं और कारण का ज्ञान देते हैं, इसलिए ये सभी परिकल्पनाएं हैं। वैज्ञानिक इन परिकल्पनाओं को तथ्यों पर पड़ताल करते हैं और इन्हें एक-एक करके गलत समझकर छोड़ते जाते हैं। अंत में सच्ची परिकल्पना बच रहेगी, जो सिद्ध होकर नियम बन जाएगी। परिकल्पनाओं की पड़ताल या परीक्षा के लिए प्रयोग करना जरूरी होता है। जैसे ऊपर वाले उदाहरण में वैज्ञानिक प्रयोग करते हैं कि 18,000 फीट जैसा तापमान कमरे में पैदा करके व्यक्ति को बीच में डालते हैं, परंतु वे बेहोश नहीं होता, तो पहली परिकल्पना गलत सिद्ध हो गई। देखा जाता है कि 18,000 फीट पर आराम घर में कुर्सी पर बैठा व्यक्ति भी बेहोश हो जाता है, हालांकि उसको डर नहीं होता। इससे दूसरी परिकल्पना गलत सिद्ध हो गई। वे एक ढोल में हवा के दबाव को उतना रखते हैं जितना 18,000 फीट पर होता है, और उसमें यदि आदमी को बिठाते हैं तो वह बेहोश नहीं होता। इससे तीसरी परिकल्पना गलत है। एक ढोल की हवा में से ऑक्सीजन उतनी कम करते हैं जितनी 18,000 फीट पर होती है, और आदमी को उसमें बैठाते हैं तो वह बेहोश हो जाता है। यह परिकल्पना सच्ची सिद्ध हो गई और बेहोश होने का कारण सिद्ध हो गया। इस प्रकार परिकल्पना द्वारा कारण को खोजना और सिद्ध करना आसान हो जाता है। अब हम सामान्यीकरण की व्याख्या करेंगे। यह आगमन की एक आवश्यक कार्रवाई है। इसमें से जो बात हम थोड़े देखे हुए तथ्यों में पाते हैं, उसी को एक सामान्य सच्चाई समझ लेते हैं। थोड़े देखे हुए दृष्टांतों से सभी दृष्टांतों की ओर जाना सामान्यीकरण है। इसी को आगमन छलांग कहते हैं। सामान्यीकरण कैसे किया जाता है? इसका आधार क्या है? परिकल्पना द्वारा तो हमने एक घटना का कारण पता लगा लिया, परंतु एक घटना के आधार पर हम कह सकते हैं कि जहाँ भी ऑक्सीजन की कमी होगी वहीं मनुष्य बेहोश होगा, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी बेहोशी का कारण है। इसलिए यह सामान्य बात सत्य होगी। सामान्यीकरण की प्रक्रिया वर्गीकरण पर आधारित रहती है। वस्तुओं को अलग अलग वर्गों में रखा जाता है। एक ही वर्ग की वस्तुओं में अधिक से अधिक समानताएं और कम से कम भिन्नताएं होती हैं। जो बात उस वर्ग की एक या कुछ वस्तुओं के बारे में सिद्ध हो जाती है, वही बात उस वर्ग की सभी वस्तुओं के लिए ठीक होनी चाहिए। यही वैज्ञानिक सामान्यीकरण की प्रक्रिया है। इससे विज्ञान एक समान निष्कर्ष पर पहुंचता है। यही आगे जाकर सामान्य नियम बनते हैं। व्याख्या। यह वैज्ञानिक आगमन का अंतिम चरण है। किसी घटना की व्याख्या करना विज्ञान का उद्देश्य है, और सभी वैज्ञानिकों की कार्रवाई इसी उद्देश्य को पूरा करने में लगी हुई है। व्याख्या का अर्थ है सरल बनाकर समझाना। जो बात जटिल है, जिसका कारण पता नहीं है, उसकी हमें समझ नहीं आती, और जब उसको सरल करके स्थितियों में बांट दिया जाता है या उसका कारण ढूंढकर उसको सिद्ध किया जाता है, तो उसी बात की हमें समझ आ जाती है। परिकल्पना की विधि का भी यही उद्देश्य है कि वे घटना के कारण को बताकर उसकी व्याख्या करना चाहता है। अंत में प्रत्येक परिकल्पना नियम बन जाती है, क्योंकि उसका सामान्यीकरण किया जाता है। विज्ञान के क्षेत्र में अनेक नियम मिलते हैं। प्रत्येक नियम का कार्य क्षेत्र निश्चित होता है। वह अपने क्षेत्र की सभी घटनाओं की व्याख्या करता है। जैसे एक वस्तु पृथ्वी पर गिरती है, इस बात की विज्ञान ये व्याख्या देता है कि दो भौतिक पिंडों में आकर्षण होता है, परंतु पृथ्वी का पिंड बड़ा है, इसलिए उसकी आकर्षण शक्ति अधिक है और वह छोटी वस्तु को अपनी ओर खींच लेती है।
ये सारी व्याख्या गुरुत्वाकर्षण के नियम के अधीन है, इसलिए नियम पर पहुंचना विज्ञान का अंतिम उद्देश्य होता है। अब हम साधारण गणना आगमन की चर्चा करेंगे। यह भी उचित आगमन का एक प्रकार है, क्योंकि इसमें वैज्ञानिक आगमन की कुछ विशेषताएं पाई जाती हैं। साधारण गणना आगमन एक जैसे दृष्टांतों की गिनती करने की प्रक्रिया है। जब यह गिनती बढ़ जाती है, तो उसके आधार पर हम एक सामान्य निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं। अब ये आगमन घटना का उतना निरीक्षण करता है जिससे ये पता चल जाए कि वह पहले देखी हुई घटना जैसी है। अर्थात इस आगमन में घटना का निरीक्षण या उसका कारण देखने का यत्न नहीं किया जाता, केवल अनुभव की ओर ध्यान रखा जाता है कि यदि कोई भी विरोधी बात या निषेधात्मक दृष्टांत नहीं होता तो सामान्य निष्कर्ष बन जाता है। इस प्रकार साधारण गिनती आगमन के दो आधार हैं, अनुभव की एकरूपता और विपरीत दृष्टांत का अभाव। प्रतिदिन की घटनाओं के अनुभव से एकरूपता बढ़ती जाती है। जब यह बहुत बढ़ जाए या समान दृष्टांतों की गिनती बढ़ जाए तो सामान्य तर्कवाक्य बन जाता है। जैसे हम पांव फटे हुए पशु को देखते हैं, वे जुगाली करते दिखाई देते हैं। कोई भी ऐसा पशु हमें अभी तक नहीं दिखाई दिया जिसका पांव फटा हो, परंतु वह जुगाली ना करता हो। इसलिए हम इस निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं कि सभी पांव फटे हुए पशु जुगाली करेंगे। इसी प्रकार एक उदाहरण और है, यदि अस्पताल में कैंसर के सभी रोगी ऐसे हों जो सिगरेट पीते हों, तो वैज्ञानिक सोचना शुरू कर देते हैं कि शायद सिगरेट और कैंसर में कुछ संबंध है, क्योंकि यह बात उनके अनुभव में आई है। इस तरह उन्हें परिकल्पना बनाने में सहायता मिल जाती है और उन पर अनुसंधान किया जाता है। साधारण गणना आगमन के दोष। साधारण गणना आगमन वैज्ञानिक आगमन नहीं है, इसलिए इसमें दोष है। जिन बातों में ये वैज्ञानिक आगमन से भिन्न है, वे इसके दोष हैं। इनके दोष इस प्रकार हैं। साधारण गणना आगमन में घटना का वैज्ञानिक निरीक्षण नहीं किया जाता, यह केवल उसकी गिनती करता है। वैज्ञानिक निरीक्षण में घटना का विश्लेषण और स्थितियों का निराश किया जाता है, परंतु साधारण गिनती में घटना को केवल पहचान करने के लिए देखा जाता है, ताकि दूसरी समान घटनाओं के साथ इसकी गिनती जोड़ी जा सके। भली भांति निरीक्षण न करना साधारण गिनती आगमन का दोष है। दूसरा दोष, यह आगमन घटना की कारणता पर आधारित नहीं है। यह तो केवल उसकी गिनती करके एक समान निष्कर्ष निकाल लेता है। इस बात को देखने का यत्न नहीं किया जाता कि घटना का कारण क्या है। ऊपर के उदाहरण में निष्कर्ष ये है कि पांव फटे पशु जुगाली करते हैं, परंतु यह सिद्ध नहीं किया गया कि इन दोनों अर्थात पांव फटे होने व जुगाली करने में संबंध क्या है। क्या ये संबंध कोई कारणता पर आधारित है? तीसरा दोष, इसका निष्कर्ष अनिश्चित और संभावित सच्चाई होता है, क्योंकि यह एक ही वैज्ञानिक परीक्षण नहीं करता, दूसरी ओर कारणता की स्थापित करने का यत्न नहीं करता। इसलिए इसका निष्कर्ष अनुभव पर आधारित एक कच्ची सच्चाई मात्र ही है। इसको शायद द्वारा प्रकट किया जाता है, जैसे शायद सिगरेट पीने वाले व्यक्ति को कैंसर होता है। चौथा दोष, इस आगमन में निषेधात्मक के अनिरीक्षण का दोष विद्यमान रहता है। इस प्रकार के आगमन में एक भारी दोष ये रहता है कि कभी-कभी कोई विपरीत दृष्टांत हो जाए तो अनुभव की एकरूपता में जमे विश्वास के कारण हम उस निषेधात्मक दृष्टांत को देखना या गिनना ही भूल जाते हैं। यद्यपि यदि ऐसा निषेधात्मक दृष्टांत एक भी हो जाए तो हमारा सभी निष्कर्ष गलत हो जाता है। इस दोष को निषेधात्मक दृष्टांत के अनिरीक्षण का दोष कहते हैं। जैसे हमारे मन में एक अंधविश्वास बन गया है कि वीरवार को यात्रा करना अच्छा नहीं होता। यदि कोई वीरवार को यात्रा करता है
परंतु उसका कोई अनिष्ट नहीं होता, तो वह इस बात की ओर ध्यान ही नहीं देता। यदि एक भी ऐसा उल्टा दृष्टांत हो, तो हम कैसे कह सकते हैं कि वीरवार की यात्रा खराब होती है। साधारण गणना आगमन के लाभ। साधारण गणना आगमन के निम्नलिखित लाभ है। नंबर पहला, ये निरीक्षण पर आधारित है। चाहे ये वैज्ञानिक निरीक्षण नहीं करता, अर्थात ये घटना का पूरी तरह विश्लेषण नहीं करता, परंतु फिर भी ये घटनाओं के देखने पर निर्भर है। गिनती करने के लिए भी अंततः घटना को देखना पड़ता है। दूसरा लाभ, ये कारणता की खोज में सहायता देता है। चाहे ये घटना का कारण नहीं ढूंढता, ना ही घटनाओं में कारणता के आधार पर संबंध स्थापित करता है, परंतु जब हम देखते हैं कि दो घटनाएं सदा साथ साथ होती हैं, तो हम सोचना शुरू कर देते हैं कि शायद एक दूसरे का कारण हो, और खोज करने पर उनमें कारणता का संबंध सिद्ध हो जाता है। इस तरह ये आगमन वैज्ञानिक अनुसंधान में सहायक सिद्ध होता है। अनुसंधान से सिगरेट पीने और कैंसर के रोग में कोई संबंध निकल सकता है। ये आगमन परिकल्पना बनाने में सहायक है। तीसरा लाभ, कई बार इसका निष्कर्ष निश्चित सत्य होता है। जब समान दृष्टांतों की गिनती बढ़ जाए और कोई भी निषेधात्मक दृष्टांत न हो, तो इस आगमन का निष्कर्ष सत्यता के निकट आ जाता है। चाहे सिद्ध न होने के कारण इसको सत्य फिर भी नहीं कह सकते। इसमें संभाविकता की अधिक मात्रा रहती है। नंबर 4, इस आगमन में आगमन छलांग होती है, जो वैज्ञानिक आगमन की निशानी है। ये आगमन भी दृष्ट दृष्टांतों के आधार पर सभी दृष्टांतों पर जाता है, जिसमें अदृष्ट भी शामिल होते हैं। इस प्रकार ये कुछ से सबकी ओर लपकता है। फिफ्थ लाभ, इस आगमन का निष्कर्ष भी एक सामान्य वास्तविक तर्कवाक्य होता है, जो आगमन का उद्देश्य है। 6 पॉइंट, इस आगमन पर आधारित कुछ निष्कर्ष चाहे वैज्ञानिक कीमत नहीं रखते हों, परंतु इसका प्रतिदिन के जीवन में बड़ा उपयोग होता है। जीवन में काम आने वाले अनुभव के आधार पर बनाई सच्चाइयां साधारण गिनती की विधि पर निर्भर रहती है। अब हम उचित आगमन के तीसरे प्रकार उपमान की चर्चा करेंगे। उपमान एनालॉजी शब्द का अनुवाद है, और ये शब्द यूनानी भाषा के शब्द एनालॉजिया से निकलता है, जिसके दो अर्थ होते हैं: संबंधों की समानता, अनुपातों की समानता। यह एक प्रकार का उचित आगमन है, जो दो वस्तुओं की समानता पर आधारित है। ये ज्ञात समानताओं के आधार पर अज्ञात समानताओं के बारे में अनुमान है। यदि दो वस्तुओं में कोई संबंध है और वही संबंध दो और वस्तुओं में है, तो उनमें उपमान है। जैसे कप्तान अपनी टीम के लिए है, वैसे ही प्रिंसिपल स्टाफ के लिए है। जैसे पिता परिवार के लिए है, वैसे ही राजा प्रजा के लिए है। परंतु आधुनिक काल में उपमान एक प्रकार का अनुमान बन चुका है। ये एक प्रकार का उचित आगमन है, जो दो वस्तुओं की समानता पर आधारित है। ये ज्ञात समानताओं के आधार पर अज्ञात समानताओं के बारे में अनुमान है। यदि दो वस्तुएं कुछ बातों में समान हैं और हमें एक नया गुण उनमें से एक में दिखाई देता है, हम उनकी समानताओं के आधार पर तर्क कर सकते हैं कि यह नया गुण दूसरी वस्तु में भी होगा। जैसे पृथ्वी और मंगल ग्रह में बहुत सी समानताएं हैं। जैसे दोनों ग्रह हैं, दोनों सूर्य के इर्द गिर्द घूमते हैं, दोनों सूर्य से प्रकाश प्राप्त करते हैं, दोनों पर वायु और पानी है आदि। अब हम ये जानते हैं कि पृथ्वी पर जीवन है, इसलिए उपमान के आधार पर अनुमान लगाते हैं कि ये जीवन मंगल ग्रह पर भी होगा। अमेरिका ने मंगल ग्रह पर जीवन ढूंढने का यत्न भी किया है। अब हम उपमान के दोषों की चर्चा करेंगे। उपमान भी तो एक प्रकार का आगमन है। यदि इसकी तुलना वैज्ञानिक आगमन से करें, तो इसमें अनेक त्रुटियां प्रकट होंगी।
वैज्ञानिक आगमन की अनेक विशेषताएं इसमें नहीं मिलती। ये दोष इस प्रकार हैं। नंबर पहला, उपमान वैज्ञानिक निरीक्षण नहीं करता। ये दो वस्तुओं की समानताओं और अंतरों की गिनती करता है। गिनती के लिए वैज्ञानिक निरीक्षण की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। नंबर दूसरा, उपमान कारणता पर आधारित नहीं है। ये कुछ समानताओं के आधार पर नई समानता के विषय में तर्क है। उपमान ये देखने का यत्न नहीं करता कि यह नई समानता का दूसरी समानताओं के साथ कोई कारणता का संबंध है या नहीं। इस प्रकार उपमान कारणता को ढूंढने का यत्न नहीं करता। नंबर तीसरा, उपमान के अनुमान में आगमन छलांग नहीं है, क्योंकि यह तो दो वस्तुओं के विषय में तर्क करता है। कुछ उदाहरणों से सभी उदाहरणों की ओर जाने का प्रश्न ही नहीं उठता। इसलिए इसमें एक अभाव है। प्रत्येक वैज्ञानिक आगमन में आगमन छलांग होनी चाहिए। उपमान का निष्कर्ष संभावित ही होता है। ये निश्चित रूप से सत्य नहीं है कि जैसे कि वैज्ञानिक निष्कर्ष होते हैं। इसका कारण यह है कि उपमान निरीक्षण और कारणता पर आधारित नहीं है। तर्क के उद्देश्य के लिए भी ये एक कमजोर तर्क है, जिसमें दृढ़ता नहीं होती। नंबर 5, उपमान का संबंध घटनाओं या तथ्यों के साथ नहीं, अपितु दो तथ्यों के गुणों के साथ होता है। इस बात को हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि उपमान का संबंध गुण से है, निर्देश या विस्तार से नहीं, जैसे कि वैज्ञानिक आगमन का होना चाहिए। अब हम उपमान के लाभ की चर्चा करेंगे। उपमान के निम्नलिखित लाभ हैं। नंबर पहला, उपमान निरीक्षण करता है। चाहे ये वैज्ञानिक निरीक्षण नहीं है, परंतु ये उसके निकट आ जाता है, क्योंकि उपमान वस्तुओं की समानताओं और अंतरों को देखता है, जिससे उन वस्तुओं का विश्लेषण हो जाता है जो वैज्ञानिक निरीक्षण के काम आ सकता है। नंबर दूसरा, उपमान स्वयं तो कारणता पर आधारित नहीं है और न ही ये कारणता को सिद्ध करता है, परंतु कारणता की खोज में ये वैज्ञानिक आगमन की सहायता कर सकता है। जब दो वस्तुओं में महत्वपूर्ण समानताएं हों और अंतर बहुत कम हो, तो जो निष्कर्ष नए गुण के विषय में निकाला जाता है, वह दूसरी समानताओं के साथ कारणता का संबंध रखता है। अनुसंधान करने पर कारणता निकल आती है। उदाहरण के लिए एक दृष्टांत इस प्रकार है कि वैज्ञानिकों ने देखा कि कैलिफोर्निया और ऑस्ट्रेलिया के पर्वतों में मिट्टी, चट्टान, जड़ी बूटियां आदि की अनेक समानताएं हैं, परंतु वे जानते थे कि पहले पर्वत में सोना निकलता है। उपमान के आधार पर उन्होंने सोचा कि दूसरे पर्वत में भी सोना होगा, और ढूंढने पर सोना वहां निकल आया। ये उपमान के आधार पर अनुमान का फल है। आजकल मंगल ग्रह पर जो जीवन की खोज हो रही है, उसका आधार भी उपमान ही है। इस प्रकार उपमान नई कारणता खोजने में सहायक है। नंबर तीसरा लाभ, उपमान में दो वस्तुओं के गुण, दोषों, समानताओं और अंतरों का अध्ययन किया जाता है, जिससे उसकी तुलना हो जाती है। ये तुलनात्मक अध्ययन ज्ञान की वृद्धि का कारण बनता है। नंबर 4 लाभ, यदि उपमान को ध्यानपूर्वक तैयार किया जाए, दोनों वस्तुओं में महत्वपूर्ण समानताएं हों, अंतर अनावश्यक हो और बहुत कम हो, और हमारा ज्ञान उन वस्तुओं के विषय में विस्तृत हो, तो जो उपमान द्वारा निष्कर्ष निकलेंगे वे वैज्ञानिक कीमत रखेंगे और उनमें संभाव्यता की मात्रा अधिक होगी। अब हम अनुचित आगमन की चर्चा करेंगे। अनुचित आगमन वे आगमन है जिनको आगमन कहना अनुचित है, क्योंकि ये वास्तव में आगमन है ही नहीं। गलती से हम इनको आगमन समझ लेते हैं, क्योंकि इनकी कार्रवाई और रूप आगमन से मिलता जुलता है, परंतु प्रकृति या स्वभाव आगमन जैसा नहीं है। इसलिए इन आगमनों को आगमन कहना ही अनुचित है। ये आगे 3 प्रकार के हैं: पूर्ण गणना आगमन, तर्क समता आगमन और तथ्य संकलन आगमन। अब हम इन तीनों की अलग अलग चर्चा करेंगे। नंबर पहला, पूर्ण गणना आगमन। यह अनुचित आगमन का एक प्रकार है। इसको पूर्ण आगमन इसलिए नहीं कहते कि ये आदर्श या दोष रहित है,
परंतु इसलिए कहते हैं कि ये समान घटनाओं या दृष्टांतों की पूरी गणना करते हैं। यह भी साधारण गणना आगमन की तरह दृष्टांतों की गणना पर आधारित है, परंतु जहाँ ये उन सभी की गणना करता है, वहाँ साधारण गणना आगमन में कम गणना की जाती है। इसीलिए साधारण गणना आगमन को अपूर्ण आगमन और पूर्ण आगमन को पूर्ण गणना आगमन भी कहते हैं। शेष ये दोनों सभी बातों में समान है। पूर्ण आगमन में एक वर्ग की सभी वस्तुओं को देखा जाता है कि वे सभी एक बात में समान है या एक विशेष गुण रखती हैं, तो उनके आधार पर एक सामान्य निष्कर्ष निकाल दिया जाता है। यह भी अनुभव की एक रूपता पर आधारित है। जैसे कक्षा में 50 छात्र हैं, उनकी एक-एक करके परीक्षा लेने पर वे बुद्धिमान निकलते हैं, तो अंत में ये कह दिया जाता है कि इस कक्षा के सभी छात्र बुद्धिमान हैं। इसी तरह एक आयोग के 12 सदस्य हैं, प्रत्येक एक विशेष उम्मीदवार के विरुद्ध हों, तो हम ये कह देते हैं कि इस आयोग के सभी सदस्य अमुक व्यक्ति के विरुद्ध हैं। अब हम तर्क समता आगमन की चर्चा करेंगे। तर्क समता आगमन का अर्थ है तर्क या हेतु की समानता या अनुरूपता होना। यह आगमन हेतु की समानता पर आधारित एक विधि है, जिसमें केवल एक ही उदाहरण की परीक्षा करने पर एक सामान्य निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है। जैसे हम एक व्यक्ति को जन्म लेते, बड़ा होकर अंत में मरते देखते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि सभी मनुष्य मरणशील हैं। अब हम तथ्य संकलन आगमन की चर्चा करेंगे। यह एक प्रकार की आगमनात्मक विधि है, जिसमें एक ही घटना के भिन्न-भिन्न पक्षों को अलग-अलग देखकर उनके विषय में तथ्य एकत्रित कर लेते हैं और अंत में एक समान विचार के आधार पर उन शब्दों को मिलाकर एक निष्कर्ष निकाल लेते हैं। जैसे एक नाविक धरती के एक भाग पर पहुंचता है, उसको ये मालूम नहीं कि वह धरती का टुकड़ा द्वीप है या महाद्वीप है। वह धरती के साथ किनारे-किनारे चलता रहता है। एक दिन बाद वह घूमकर उसी स्थान पर आ जाता है, जहाँ से वह चला था। इससे वे इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि वह धरती का टुकड़ा एक द्वीप है, क्योंकि उसके मन में द्वीप की एक परिभाषा है कि वह एक ऐसा धरती का टुकड़ा है जिसके चारों ओर पानी है। इस प्रकार स्पष्ट है कि तथ्य संकलन आगमन नहीं अपितु एक निगमनात्मक विधि है। धोखे से हम इसे आगमन कह देते हैं, इसी कारण हम इसे अनुचित आगमन कहते हैं। धन्यवाद।